आज का जो तकरीब है, हमारी जो प्रोग्राम है वो प्रैक्टिकल इश्यूज इनकम टैक्स रिटर्न एंड बैलेंस शीट 2024 पे है। इसमें आप सबको जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस की जाएंगी। उस पर नदीम भट्ट साहब लेक्चर भी डिलीवर करेंगे और इसके साथ प्रॉब्लम भी डिस्कस होंगी। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला भी होगा। वो लास्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं तो उसके आंसर भी इंशाल्लाह दिए जाएंगे। इसमें हमने एक एडिशन और की है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर MIS अली शाही साहब हैं, जिनको आप मिलते हैं RTO में जाके ID पासवर्ड के लिए, बायोमेट्रिक के लिए, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के इशू हैं, उनको भी हमने मदऊ किया। इंशाल्लाह वो भी आ रहे हैं। वो भी आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम आजकल चल रही है, ID पासवर्ड के मसले, उसमें कोड्स के मसले, उसमें आपकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का लेट होना या ना होना, या बायोमेट्रिक के इशू या GPS टैग के मसले, वो सारे इधर डिस्कस इंशाल्लाह किए जाएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आप दावत देता हूँ नदीम भट्ट साहब FCA को। सर काइंडली आप स्टेज पर आएँ और प्रैक्टिकल इश्यूज इनकम टैक्स पे अपना लेक्चर डिलीवर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम वाला। आपको पता है एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है मेरा, नॉलेज जो है आप जितना बांटेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करें कि शेयर करें आपस में इन ए पॉजिटिव मैनर, विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, विद द पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दुनियावी नॉलेज है, आखिरत का नहीं है। चलो दुनिया में लोगों को फायदा तो पहुंचता है, वो उससे रिज़्क कमाएगा। 1 रुपया भी, 1 पैनी भी आपकी वजह से कोई बंदा कमा लेता है, वो कहीं भी खर्च अपनी फैमिली के लिए करता है, तो आपका उस नेकी के अंदर हिस्सा पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है कि बंदा मौजूद हो या ना हो, आपके अकाउंट में नेकी लिख दी जाएगी। अपना काम अच्छे तरीके से करना किसी भी फील्ड में। ये जरूरी नहीं कि वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो या वकील ही हो या एडवोकेट हो तो तभी बात होगी। आप जहां भी हैं, जो कोई भी है, जो भी काम कर रहे हैं, झाड़ू फरोश से लेके प्रेसिडेंट तक कोई भी बंदा है, अगर वो अपनी नीयत में ये शामिल कर लेता है कि इससे मैं चाहता हूं लोगों के लिए आसानी पैदा हो, और वो काम करता है, पैसे भी लेता है, 3-4 चीजें आपको बड़ी मिलेंगी। सबसे इज्जत आपको मिल जाएगी, पैसा आपको मिल जाएगा, रिज़्क़ हलाल आपके पास आ गया, और सबसे बढ़ के ये कि आपके नामा अमाल में नेकी लिख दी गई। भाई बहरहाल मुझे तो ये भी पता है कि इंसान अगर अच्छी सोच रखेगा, इस्लाम का जो मैंने प्रिंसिपल सुना है, अगर वो अच्छी सोच रखेगा तो नेकी नहीं भी करेगा तो नेकी लिख दी जाएगी। लेकिन गुनाह सोचने पे नहीं ऐड होगा, जब तक वो गुनाह कर नहीं देता वो गुनाह रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। तो करना क्या है, सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अच्छा काम करना। लेकिन इसका एक मतलब और निकाल के मैं आगे चल पड़ूंगा कि सदियों पहले यह भी पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान अच्छा काम तो दूर की बात, उसकी सोच भी पॉजिटिव नहीं होगी। ये भी एक वक्त आएगा, सोच पॉजिटिव नहीं होगी बंदे की। सो अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, अच्छा काम करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी 2024 में काफ़ी देर सोचता रहा कि क्या करूं कि कोई एक नई चीज़ इस दफ़ा बनाए। हर दफ़ा कोशिश होती है एक आसान और डिफरेंट चीज़ बनाई जाए। तो मैंने इसको ना कोई 30 क्वेश्चंस मैंने अपने पास से टॉपिक बना ली है डिफरेंट। कोई मैं वेल्थ स्टेटमेंट की तो चला गया, कभी वेल्थ रिकन्सिलिएशन में चला गया, कभी इनकम टैक्स रिटर्न में चला गया, कभी मैं सेक्शन 111 में चला गया, कभी मैं 21 में चला गया, कभी 174 में चला गया। जो जो मेरे सामने आता गया, जो मुझे लगता है कि हम सबको उन चीज़ों का पता होना चाहिए, मैंने उसमें मैक्सिमम पॉइंट इसके अंदर डाल दिए। तो 1 बाय 1 करके आप देखेंगे। ये 30 प्रैक्टिकल इश्यूज हैं विच मस्ट बी अवेयर ऑफ बाय ऑल द पर्सन्स हु आर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स। सबसे पहले जी आपके सामने आ रहा है SME, जो कि काफ़ी जगहों पे इग्नोर हुआ। वैसे तो सेमिनार हमने काफ़ी किए, इस पे अलग से भी किया। अभी सिर्फ इशू है और वो ये है कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, उसका फॉर्मेट जो है वो आप इनकम टैक्स रिटर्न में जाके चेक करेंगे डिक्लेरेशंस के अंदर, तो आपको इसका फॉर्मेट अलग से मिल जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये किस पे अप्लाई होनी है। एक वो स्मेडा या FBR के साथ पोर्टल पे एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जरा चेक करना,
केबल ठीक है, अभी तो आपके आने से ठीक हो गया वो चले। तो पहला पॉइंट ये मेरे पास आया कि इस आपके क्लाइंट का या आपका जिसकी रिटर्न फाइल हो रही है उसका मैन्युफैक्चरर होना लाजमी होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो समेडा की साइट पे या एफबीआर के साथ एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हो। तीसरा पॉइंट, उसकी टर्नओवर एक साल में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर यानी 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 24 तक उसकी एनुअल टर्नओवर इन एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स एंड ड्यूटी जो भी है वो 250 मिलियन से एक्सीड ना करे। अच्छा, तो फिर क्या होगा जनाब? फिर आपको 2-3 फायदे मिलेंगे बड़े अच्छे। पहले तो रेलिवेंट मटेरियल किधर है, मैंने इसलिए साथ लिख दिया। सेक्शन 100E है, रेड विद 14th शेड्यूल है, उसके साथ आप मिला के पढ़ेंगे। और ये एप्लीकेबल है स्मॉल एंड मीडियम। स्मॉल हम अपने लिए मैंने 2 हिस्सों में उसको तोड़ लिया। हु इज दिस स्मॉल इंटरप्राइजेस? जिसकी टर्नओवर 100 मिलियन के अंदर होगी वो स्मॉल इंटरप्राइजेस। अपनी तरफ से हमने 2 कैटेगरी शेड्यूल में बनी हुई आपको कैटेगरीज मिल जाएंगे। 100 मिलियन तक टर्नओवर का 0.25% आप पे करें, बढ़ जाए। जितने टैक्सेस कटे हुए हैं वो माइनस हो जाएंगे, आपका रिफंड आ जाएगा। अगर आपकी टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा है बट 250 मिलियन से कम है तो फिर आपने 0.25 की जगह डबल करना है, इसको 0.5 हो जाएगा। आप 0.5% पे करें जो कि इवन 113 सेक्शन से भी कम है, उसके हाफ से भी कम है। 1.25% है इसका स्टैंडर्ड रेट और रिड्यूस रेट अपनी जगह पे है। सो आपने टर्नओवर का 0.5% पे करना है और ये आपके लिए फाइनल टैक्स होगा। यानी मेरा अगर सप्लाईज पे कटा है, मेरा बिजली पे कटा है, अदरवाइज जो भी कटे हुए हैं मेरे टैक्सेस, टेलीफोन पे, मोबाइल पे, गाड़ियों पे, वो सब की आप एडजस्टमेंट क्लेम करें और जनाब आपका रिफंड आ गया। एक दो और प्री कंडीशन इसके अंदर। सो आप अपने क्लाइंट को पहले चेक करें क्या वो इसमें फॉल करता है। अगर वो करता है ये मस्ट फाइल करें। ये इसमें इससे ज्यादा बड़ा फायदा मैंने आज तक इनकम टैक्स लॉ में नहीं देखा। जो बेनिफिट इन्होंने प्रोवाइड किया एग्जम्पशंस के अलावा, ऑब्वियसली अगर इनकम ही एग्जम्प्ट है फिर तो बात ही खत्म हो गई। सो अच्छा, इसमें 2-3 चीजें बस मैंने और ऐड करनी है, बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे या पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे सवाल आपके। अच्छा, ये प्रिंसिपल क्वाइट इंटरेस्टिंगली आपकी एक्सपोर्ट सेल पे भी अप्लाई होना। अब आपको पता है कि 154A में सर्विसेज की एक्सपोर्ट पे रेट 0.25% है और गुड्स के ऊपर 1% रेट है। इवन के एक्सपोर्ट के ऊपर भी यही रेट अप्लाई किए जाएंगे जो कि आप लोकल सेल पे करेंगे। तो फिर क्या होगा? मेरा 1% कटा होगा, मैंने 0.25 या 0.5% पे करना जिस स्लैब में मैं आ गया, बाकी का रिफंड मांग ले। अगला बेनिफिट सुने, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, ना अवेल करने की कोई वजह नहीं बच जाती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको 177 और 214C में ऑडिट भी नहीं होगा अनलेस कोई स्पेसिफिक रीजन कमिश्नर के पास ना आ जाए कि यार ये तो कोई फ्रॉड वाला केस है या ये मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स किया हुआ है या डाटा बहुत मिसमैच कर रहा है। अदरवाइज आप बोर्ड से वो स्पेशल परमिशन लेंगे अगर उनको स्पेसिफिक केस में जरूरत पड़ गई तो। अदरवाइज ना टोटल ऑडिट में नाम है बोर्ड की तरफ से ना कमिश्नर की तरफ से। अच्छा, प्रॉफिट मेरा जितना भी आएगा उसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना क्योंकि मैंने फाइनल डिस्चार्ज का टैक्स पे कर दिया। सो दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट जनाब। अगर आपका क्लाइंट इसमें फॉल करता है या क्लाइंट्स करते हैं और प्री कंडीशन मेट करते हैं तो इसका बेनिफिट। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट आपको जाके बताता हूं, वो आगे जाके आएगा क्योंकि हमने 3-4 केसेस में रिटर्न्स फाइल की हैं। सवाल ये रेज हो गया कि इसके अलावा अगर किसी की कोई इनकम है
फर्ज करें मेरी प्रॉपर्टी इनकम भी है, मेरी सैलरी इनकम भी है, मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, मेरा कैपिटल गेन भी है, तो वो हेड ऑफ इनकम इस रिटर्न के अंदर कवर्ड नहीं होते और एक रिटर्न के बाद दूसरी रिटर्न फाइल नहीं होती। अब मैं फंस गया अंदर जाके, मैंने कहा भाई ये क्या है, ये मेरी और भी इनकम आ रही है, मेरा उस पर टैक्स बन रहा है, उसका मैं क्या करूं? फिर आप क्या करें, अपनी कंपटीशन बनाएं, इसका टैक्स इसको दें, उसकी लायबिलिटी निकालें। अगर आपकी तरफ कोई लायबिलिटी बनती है तो वो आप इस रिटर्न के साथ उसकी पेमेंट कर दें, ताकि एटलीस्ट अगर कल को वो क्वेश्चन रेज करते हैं भाई ये तो कैपिटल गेन आपने कमाया, इसका टैक्स किधर है, आपने तो उल्टा डिक्लेयर ही नहीं किया। फिर आप कहेंगे जनाब बात ये है कि मैंने जो रिटर्न फाइल की थी उसके अंदर दूसरी रिटर्न की ऑप्शन कोई नहीं है और इसके अंदर बिल्ट इन जो आपने चीजें मुझे दी हैं उसमें कैपिटल गेन और अदरवाइज बाकी चीजें कवर्ड नहीं हो रही हैं। अब फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसके साथ अपनी एक कंप्यूटेशन बनाई और जो मेरा टैक्स बनता था वो मैंने आपको दे दिया। तो जब मैंने अपनी ड्यू लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी विद द रिटर्न, हाँ रिटर्न के अंदर वो चीज नहीं आई ये मैं मानता हूं, लेकिन मैंने आपकी ड्यू लायबिलिटी, भाई पेपर जमा करा के भी तो पैसे ही लेने थे ना आपने, कि उसको चाटना था पेपरों को आपने, वो तो किसी काम का नहीं है। असल तो ये है कि उससे रिकवरी क्या होनी है, उस पर लड़ाई पड़नी है जाके, तो वो मैंने आपको दे दी है। तो अपनी साइड को इसके अलावा अगर कोई इनकम है तो आप इस तरह उसको कवर कर सकते हैं और हमने किया भी है। 2-3 केसेस में हमने टैक्स बनता था, हमने सेपरेट का भाई ये तेरा कटा हुआ है, ये बाकी बैलेंस बचता है, 1 लाख है 2 लाख है व्हाटएवर जो भी है, ये भाई जमा कराओ ताकि तुम्हारे बाकी हेड्स ऑफ इनकम पे जो टैक्स बनता है वो स्टेट के पास चला जाए, लिटिगेशन खत्म हो जाए। होएगी भी तो मैं कहूंगा जनाब आपका क्या बनता है, ये बनता है आप ले, आपको दिया हुआ मैंने ले ले, चलान चाहिए आपको, सीपीआर चाहिए, एविडेंसेस चाहिए, वो आप मुझसे ले लें, कंप्यूटेशन भी मैं आपको देता हूं। तो हमने ड्यू लायबिलिटी आपको डिस्चार्ज कर दी है और ज्यादा ही कोई डर पैदा हो गया है तो एक अटैचमेंट साथ कर दे और लेटर मार्क कर दे उनको पोर्टल पे कि जनाब ये इस साल में मेरी ये लायबिलिटी बनती थी तो बाकी की मैंने ये आपको, ताकि ये ना कहें जी लेटर ही कोई नहीं आया, आपने तो जमा ही कुछ नहीं करवाया। अब मैंने पूछा तो आप आए हैं, मैंने कहा पूछा नहीं जनाब, आपके पूछने से पहले मैं ये दे चुका हूं, इसकी डेट ऑफ पेमेंट आप चेक कर लें। बहरहाल ये 2 इससे कनेक्टेड पॉइंट थे, आपके जो होंगे वो फिर बाद में क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है जी पॉइंट देखें, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ये मैंने काफी दफा इस रिटर्न के ऊपर जब सेशन किए थे, मैं मोटी मोटी बात करूंगा। देखिए सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये जाएंगे रिसीट बेसिस पे, अगर रिसीव्ड हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर रिटर्न में ऑफर करने की जरूरत नहीं है। रिकंसिलिएशन में आप डाल सकते हैं, रिसीवेबल वेल्थ में डाल सकते हैं, लेकिन रिटर्न के अंदर अदर इनकम में और सैलरी इनकम में जब तक रिसीव्ड ना हो जाए सैलरी, उसको ऑफर करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी बच गए बिजनेस इनकम। तो कंपनी के लिए बिजनेस इनकम आपको पता है अक्रूवल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और बाकी इनकम में जो भी मेथड, 2 ही मेथड होते हैं, या कैश अकाउंटिंग सिस्टम है या अक्रूवल अकाउंटिंग है। वैसे कि तीसरा भी होता है लेकिन वो अकाउंटिंग में होता है, उसको छोड़ दें आप। टैक्स की बात करते हैं हम, टैक्स में 2 मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, अक्रूवल बेसिस एंड रिसीट बेसिस। बाकी बच गया कैपिटल गेन, वो है कंसिडरेशन रिसीव्ड बेसिस पे, वर्ड लिखा हुआ है उसके 37 सेक्शन आप जाके पढ़ ले। और फिर बच गया आपका रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम के लिए अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम है। तो आपको यानी ये इसका मतलब शॉर्ट ये हुआ कि बिजनेस इनकम कंपनी के लिए और रेंटल इनकम ये दोनों अक्रूवल बेस पे, और कैपिटल गेन कंसिडरेशन रिसीव्ड जो आपको होगी वो उस बेस पे जाएगा। वो काफी जगहों पे फड्डा भी पड़ गया ना कि जी आपने ये बेच दिया, उसने कहा जी पैसे तो मैंने लिए नहीं, पैसे किधर है? उसने कहा जी आपने बेच तो दिया उसको, उसने कहा जी अक्रूवल नहीं है, कंसिडरेशन रिसीव्ड वर्ड है। वेयर इज रिसीव्ड अमाउंट? मेरे अकाउंट में कैश में अदरवाइज मुझे कुछ नहीं आया जनाब, ये 4 करोड़ आया ही नहीं, अभी देना है उसने मुझे 3 महीने बाद। रेंटल में तो आप अक्रूवल डालेंगे, अगर आपने रेंटल रिसीवेबल भी है तो डाल देंगे, लेकिन कैपिटल गेन में कंसिडरेशन रिसीव्ड होना लाजमी है, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। आप करना चाहें अपनी मर्जी से अक्रूवल पे, वो आपकी चॉइस,
लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, पैसा आ रहा हो तो उनको क्या चुभन होगी, लेकिन बेसिस में आपके जो 5 है, सो सैलरी, अदर इनकम, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 ही हेड्स ऑफ इनकम है आपके पास। ये इनकी बेसिस जब आप रिटर्न बनाने लगे तो उसको देख लें कि भाई ये चीजें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, वरना वो ये ना हो कि सैलरी अक्रूवल पे डाल दे, रेंटल रिसीव पे डाल दे। कुछ लोग ये भी मार्केट में कह रहे होते हैं जनाब आपको तो रेंट मिला ही नहीं, आप क्यों ऑफर कर रहे हैं। अब उसको ये नहीं पता कि सेक्शन 15 के अंदर रिसीव्ड और रिसीवेबल लिखा हुआ, वो पढ़ नहीं रहा, वो सुनी सुनाई बातें उड़ा देता है, हवाई फायर मार देता है, वो जी होगा ठीक है वो कह रहा है। हमारे 1-2 केसेस में उन्होंने लोगों को कंफ्यूज कर दिया लोगों ने, जी आपको तो रेंटल ही नहीं मिला। मैं कहा नहीं मिला तो भाई रिसीवेबल तो है, भागा तो नहीं टेनेंट, कि केस चल पड़ा तुम्हारा, बैड डेट हो गया क्या, तो आ जाएंगे तुम्हें, वो पहले भी देता रहा। तो वो तो चूंकि लॉ नहीं, जब तक आप, जैसे अल्लाह की मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है, किताब की मोहब्बत भी होती है, तो किताब से भी मोहब्बत पैदा करें, बेहतरीन दोस्त है वो हर बंदे की। आगे चलते हैं ताकि बेस होगा तो काम आएगा आपके। 3rd पॉइंट, वेल्थ स्टेटमेंट जितनी भी आप बना रहे हैं इंडिविजुअल्स की, रेजिडेंट की या नॉन रेजिडेंट की, वेदर यू आर फाइलिंग विद द एफबीआर और नॉट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को आपको पता है वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी नहीं है, लेकिन कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो आपसे इवन के नॉन रेजिडेंट या कोई और भी बंदा अगर है जिस पे एप्लीकेबल है, तो वो आपसे वो उन पीरियड या पीरियड्स की वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन एसेट्स और फॉरेन सोर्स इनकम की सेपरेट 116A की स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। वक्ती तौर पे आपको छूट दी गई कि आप नॉन रेजिडेंट की वेल्थ स्टेटमेंट ना फाइल करें, बट इट डजंट मीन कि वो बाद में, बल्कि मैंने तो खुद 3-4 केसेस में दी है। नॉन रेजिडेंट के केस में उन्होंने बाद में मुझसे मांगी भाई इसकी अब ना अगर वेल्थ स्टेटमेंट दे। अब मैं उनको ये नहीं कहूंगा जी आपके पास तो पावर ही नहीं है, पावर 116 सेक्शन और 116A में अवेलेबल है, वो ले सकते हैं आपसे। अब तो वैसे भी 116A सेपरेट अगर है ठीक है, लेकिन फॉरेन एसेट तो वैसे ही वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा है, सिर्फ एक सेपरेट ब्रेकअप के साथ स्टेटमेंट लग जाएगी, टोटल तो वैसे ही वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है। इनसाइड पाकिस्तान के अंदर एसेट्स और आउटसाइड पाकिस्तान जो है वो सारा वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आप डिक्लेयर करेंगे। चले सेक्शन आपके पास है, आगे चलते हैं। 3 हो गए जी। चौथा, फाइलिंग ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ एओपी फ्रॉम टैक्स ईयर 2025, सेक्शन 92 जी। अगर आप मेंबर है एओपी के और आपने 300 मिलियन से ज्यादा टर्नओवर एओपी की, ये इस बजट में आया था, तो थोड़ा सा क्लैश आ गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा सा है, लेकिन ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि ये 2025 से एप्लीकेबल है। ऑडिटेड अकाउंट्स जो फाइल करने हैं वो 24 पे एप्लीकेबल नहीं है। उसकी 2-4 मेन रीजन जो हमें समझ आती हैं। देखें, ऑडिटर को जनरली साल के शुरू में अपॉइंट किया जाता है। दूसरा, स्टॉक टेकिंग प्रॉपर अरेंज की जाती है, उसके कंफर्मेशन लेटर भेजे जाते हैं, मैनेजमेंट से डिस्कशन होती है, फिर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जिसका ऑडिट कराना है आपने, उसके अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये इतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। बट अगर शेयर फ्रॉम एओपी की एग्जम्पशन लेनी है मेंबर ने एओपी से, एग्जम्पशन इसकी चीज की कि रेट पर्पज के लिए सिर्फ ऐड किया जाए, बाद में माइनस कर दिया जाए। अगर एओपी के टर्नओवर 300 मिलियन से ज्यादा है, एनुअल टर्नओवर जुलाई टू जून या जो भी टैक्स ईयर आपका है उसको देखते हुए, तो फिर आपको ऑडिटेड अकाउंट्स ड्यूली फ्रॉम द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप ऑडिट करवाएंगे, तो तब आपकी रिटर्न वैलिड होगी। अच्छा, अब एक पॉइंट और मैं शेयर करता हूं, वो रह ना जाए। अब देखें, ऑडिट ना कराने का मतलब ये नहीं होता कि जो जिल चाहे अंधाधुंध जो मर्जी फिगर डाल दे। इट डजंट मीन्स आपने फिगर्स ऑडिट कराना है या नहीं कराना, ये आप याद रखिएगा। अब जो कानून बन गया है और जिस तरफ लॉ की प्रोसीडिंग आगे चल रही है, अब जिंदा वही बचेगा, सरवाइव वही करेगा जो कंप्लायंस ऑफ लॉ करेगा। बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन माशाल्लाह अगर उनका काम बढ़ेगा तो जॉब्स भी निकलेगी। आप अपनी फीसें भी रिवाइज करेंगे, मेहनत करते हैं तो पैसे भी बंदे से वो चार्ज करें जो रीजनेबल अमाउंट आपकी बनती है। तो वो अब एक सिर्फ 115(4) की स्टेटमेंट फाइल कर देने से अब
पूरा वो सियालकोट गए थे, वो भी परेशान बैठे हुए थे तो भाई हमने तो अकाउंट्स बनाते ही नहीं हम लोग, तो सीधी बात की उन्होंने। मैंने कहा भाई मैं भी लीगल फर्टैलिटी का बंदा नहीं था, मुझे भी सीखना पड़ा, आप भी अकाउंटिंग थोड़ी सी सीख ले, कोई मसला नहीं है, इंसान सीखता है रोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब काम एक करना ही है बंदे ने तो प्रॉपर लर्न कर ले। बहरहाल फिगर्स को वेरीफाई पर रखें। नेक्स्ट है जी अकाउंटिंग इनकम, मैंने पिछले वाला कर दिया क्या? हाँ जी हो गया। अकाउंटिंग इनकम वर्सेस इंप्यूटेबल इनकम इन एफटीआर केसेस 111(4) है। ये उन्होंने ये कहा है, ये ऑलरेडी 2023 में एप्लीकेबल हो गया था। अब 111 सेक्शन सब सेक्शन 4 है, ये कह रहा है कि अगर आपकी एफटीआर के केसेस में आपकी अकाउंटिंग इनकम आपकी इंप्यूटेबल इनकम से ज्यादा हुई तो अगेन आपको ऑडिटेड अकाउंट जो है वो फाइल करना लाजमी है। अब मैं आपको 2-3 प्रैक्टिकल चीजें बता देता हूं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो इस प्रोविजंस को मिस यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? कुछ लोग, ज्यादा नहीं, कुछ लोग ऑडिट करने के लिए, देखें आपने कुछ चीज एक्सपोर्ट की है, ठीक है, केस एक आ गया, शेयरिंग हो रही थी कि बंदे ने कहा जी मैंने जो रिकवर मान साहब सीख लाए हैं जैसा कि पाकिस्तान टैक्स बार फॉरवर्ड प्रेजेंट ऑडिटर सर कह रहे हैं हम सीख कर सीख हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार फॉरवर्ड मजीद साहब सर आप भी खाली सीख कर सीख हैं। एफटीआर के केसेस में अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो 2 चीजें आपने लाजमी खुद भी लेनी है और अपने आगे ऑडिटर को भी प्रोवाइड करनी है। नंबर 1, जो कॉन्ट्रैक्ट उसने बाहर की पार्टी के साथ साइन किया है मुझे उसकी वेरीफाइबल कॉपी चाहिए। वो गुड्स है, सर्विसेज है, कॉन्ट्रैक्ट है, टेक्निकल सर्विसेज है, जो भी कमीशन है, कुछ भी है, और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भाई लाओ। नंबर 1। दूसरा, आपने एक्सपोर्ट किया क्या? सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज है, कंसल्टेंसी है, अकाउंटिंग सर्विसेज है, क्या किया आपने एक्सपोर्ट और किस सिस्टम के थ्रू किया और कैसे किया, ये मुझे बताएं। क्योंकि ये ना हो कि वो ब्लैक मनी हो, हुंडी के थ्रू पैसा गया हो और आप समझते रहे एक्सपोर्ट है, पता लगे एक्सपोर्ट है ही नहीं। सो बी केयरफुल while you are filing the income tax return in FTR cases। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मिस यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसके अंदर वो फिर कल को कंसल्टेंट और टैक्स पे दोनों के ऊपर इंपैक्ट जाएगा। सो while filing these returns वो चेक कर ले और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद फिर उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ 111(4) में कि रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए। जो प्रॉफिट आप एक्सपोर्ट में ऑफर करेंगे अकाउंटिंग में वो रीजनेबल होना चाहिए। भाई मैंने 100 मिलियन की एक्सपोर्ट की है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर कोई भी कॉस्ट ना हो तो 100 मिलियन। अब खर्चे कितने हैं, कॉस्ट ऑफ सेल है या सर्विस है, जो भी है आप वो लेस करके तो जो बचेगा बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आएगा, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होगी, 1% या 0.25 बैंक टैक्स काटेगा। तो चीज़ों को ज़रा हम लोगों को कहते अपनी आंखें कान और दिमाग ना खुले रखिएगा। अब ज़रा पैसों का मामला है भाई, पैसा ऊपर नीचे हुआ तो कोई ना टैक्स ऑफिस छोड़ेगा ना क्लाइंट छोड़ेगा, तो कमबख्ती फिर आएगी कंसल्टेंट कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो, ये हुआ कैसे, ये किया कैसे तुमने। और बाकी की वो जो सेल टैक्स में फ्रॉड के केस है वो आपको अखबार आपने पढ़ लिया होगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 6 जी, ऑल बैंक जो आपके हैं बिजनेस डेबिट एंड क्रेडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये फॉर ए नंबर ऑफ ईयर से हमें इस एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और टैक्स ऑफिस भी लाजमी इस एरिया को चेक करता ही है। वो कहता है भाई कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, पर्सनल और बिजनेस दोनों, विच एवर इज या आर एप्लीकेबल। और फिर खाली बैंक स्टेटमेंट मैं फोटोकॉपियां तो नहीं कराने आया हुआ यहाँ पे, उसकी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को आपने पकड़ना है। सिर्फ क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे,
मुझे दोनों चाहिए। आपको बहुत, हमें इस दफा बैंक एंट्रीज पे शुरू से हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं भाई, बैंक साथ लेके आना और साथ उसके लिख के लाना कि ये कहां से पैसा आया और किधर गया, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिट, बैंक चार्जेस और स्पेसिफाइड चीजों के अलावा कुछ नहीं होता। वो कुछ पता नहीं लग रहा होता किसको जा रहा है और कहां से आ रहा है। अब तो नाम भी वैसे आ रहे हैं, कुछ बैंक नाम भी ले रहे हैं, लेकिन पर्पज नहीं पता लगता। ये लोन है, ये एडवांस है, ये सेल है, ये अदर इनकम है, ये रेंटल है, ये क्या है। तो वो अब आपको पता है कि अनएक्सप्लेन क्रेडिट्स और डेबिट्स, अगर आप कोई भी जवाब नहीं देंगे तो 111 सेक्शन, कमाल सेक्शन उन्होंने रखा हुआ है कि कंसीलमेंट और अनएक्सप्लेन क्रेडिट्स और डेबिट्स सब उन्होंने उठा के वहां डाल देने। तो इसलिए बैंक की जो एंट्रीज है, चाहे डेबिट है चाहे क्रेडिट है, लेकिन मुकम्मल, पहले तो मुकम्मल बैंक से ले, बंद हो गया तब भी ले ले, नया खोला तब भी ले ले, पुराना चल रहा है तब भी ले ले उसे। सेकंड, दी पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। आप जब ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे ना तो आपको ये जो 4 सेक्शन है ना, ये आपके एक्सपेंसेस को ऐसे जैसे पंजा नहीं बंदा दबोचता, ऐसे पकड़ा हुआ उन्होंने। अभी बताता हूं कैसे, कुछ तो आपको पता ही है, थोड़ा सा शेयर मैं कर लेता हूं। अगर आप एक्सपेंसेस, पहले बिजनेस का पकड़ लेते हैं, बिजनेस पे पहला सेक्शन हिट होगा 174। वो कहेगा जी मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो भाई, कोई भी एक्सपेंस आप लिखिए, कोई भी, बिजली या बिजली का बिल दो भाई, सैलरी दी सैलरी के शीट्स दे दो भाई, एनआईसी की कॉपियां दे दो, नाम दे दो, डेजिग्नेशन दे दो, रिसीविंग दे दो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बगैर, वेरीफाइबल के बगैर एक्सपेंसेस का एडमिट करवाना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। टू सम एक्सटेंट शायद वो मान भी लेंगे कि चलो जी बिजनेस से कनेक्टेड हुआ है, तो ये भी तो हो सकता है वो कहें जी आपने प्रॉफिट को कम करने के लिए किया हुआ सारा, ये प्लानिंग करके अब यहां आ गए, एक आपके पास कागज नहीं है इसके अंदर। दूसरा 21 सेक्शन, जहां क्रॉस चेक में करनी है पेमेंट, क्रॉस चेक, जहां टैक्स काट के कटनी है टैक्स काटना है। और फिर 20 का 1 कहता है कि एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस के लिए होना चाहिए। आप अपने जाती एक्सपेंसेस बिजनेस में नहीं चार्ज कर सकते। सेक्शन 21 में लिखा हुआ है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर आप बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं बिजनेस पे तो चले। अच्छा, फिर चाहे पर्सनल है या बिजनेस है, सोर्स ऑफ एक्सपेंस के बगैर, सोर्स के पैसा कहां से आया भाई। आपने कहा जी मेरे घर के खर्चे 50 लाख, मैंने कहा ठीक है। मेरे दफ्तर के खर्चे जी 1 करोड़, मैंने कहा ठीक है भाई, दोनों को जमा कर लो जी, 1.5 करोड़ हो गया। पैसा कहां से आया भाई। ये जरूरी नहीं है कि वो सेल ही होगा, आप लोन भी ले सकते हैं, अब एडवांस भी ले सकते हैं, आप अपना दिया हुआ लोन वापस भी ले सकते हैं, फॉरेन रेमिटेंस भी आ सकती है, बहुत सारे सोर्सेज है, एक सोर्स नहीं है, सिर्फ वो सेल नहीं है। बट देयर मस्ट बी ए सोर्स बिहाइंड दैट दोज ट्रांजेक्शंस, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो पर्सनल है। अच्छा, मैं कहता हूं जी पर्सनल पे क्या एतराज है जी आपको, अगर मैंने कोई तो 111 सेक्शन 2 तरह से लिमिटेशन लगाएगा। अगर आपने रीजन, मेरे खर्चे हैं 50 लाख, मैंने पैसा बचाने के लिए कर लिया 10 लाख, तो 40 लाख बुक्स में वाइट हो गया, फिजिकली पैसा नहीं पड़ा हुआ। अगर उनको पता लग जाता है कि भाई लेवल ऑफ एक्सपेंस ज्यादा है, भाई साहब ने फनकारी दिखा के कम कर दिया, तो डिफरेंस जो होगा वो आपको 111 सेक्शन में आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, मैंने कहा मैंने करोड़ रुपया खर्च किया है, पैसे नहीं है मेरे पास, फिर 111 सेक्शन, तो घूम फिर के आपने आना कहां पे है, मैंने आना एक्चुअल के ऊपर। मुझे चाहिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद ड्यूली वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेयर एप्लीकेबल, तो तभी जान छूटती हुई नजर आती है। अदरवाइज अगर ज्यादा तो कोई करेगा तो वो बेवकूफी है ना, पर्सनल एक्सपेंस ज्यादा क्यों कोई करेगा, अपना सोर्स वेस्ट कर देगा, फायदा भी कोई नहीं मिलना। एट्थ पॉइंट, मिनिमम टैक्स जी पिछले नंबर ऑफ ईयर से प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आप हमेशा अपनी कंप्यूटेशन खुद बनाएं फिर उसको फीड करें, क्योंकि जो रिजल्ट अब रिटर्न क्या करती है, कभी वो टैक्स लायबिलिटी ठीक कर देती है, कभी वो ज्यादा केसेस में उसने लायबिलिटी बढ़ा दी है। मसलन मेरा कैलकुलेशन हुआ 10 लाख रुपए टैक्स, उसने बढ़ा दिया 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। तो उस सूरत में आप इस पे ना मैंने
एक जजमेंट भी मैं आपको आगे दिखाता हूं, वो ट्रिब्यूनल की जजमेंट है कि कोई भी सर्कुलर या रिटर्न इफ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द लॉ तो प्रिवेल, बल्कि फरहान शहजाद साहब ने आपको सुप्रीम कोर्ट की भी कस्टम की जजमेंट दी थी कि वहां तक ये हेल्ड हो चुका हुआ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कि अगर कोई भी चीज इनकंसिस्टेंट विद द लॉ है तो प्रिवेल लॉ ही करेगा। वो वर्बल चीज, बनाई हुई चीज, सेल्फ मेड चीज, अजम्पशंस एंड प्रिजम्पशंस, वो उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। सो अगर रिटर्न आपकी लायबिलिटी बढ़ा रही है तो इट डजंट मीन कि वो लॉ है, वो ताबे लॉ के है, लॉ उसके ताबे नहीं है। लॉ पहले बना था, रूल्स आए थे, तब रिटर्न आई है। सो रिटर्न को दैट मस्ट बी इन कॉन्सोनेंस विद द रेलिवेंट लॉ, ना कि लॉ को बाद में अमेंड करते फिर। सो उसको भी जरा चेक कर लें कि जो आपने लायबिलिटी लॉ के मुताबिक बनाई है, अब रहेगी बात कि भाई वो अब अगर ज्यादा कर दे कम में तो आप खुश होंगे ना, चलो ठीक है जाने दो यार, तो ऐसे नहीं करना। आपने दोनों सूरतों में एक लेटर साथ एनेक्सर कर दे उसके कि जी मेरी एक्चुअल लायबिलिटी ये बनती है और मैंने ये वाला इसके अगेंस्ट एडजस्ट किया है ताकि मैं आपको वो टैक्स, फर्ज करें ना मेरा 10 लाख टैक्स है, उसने 15 बना दिया, अब मुझे 5 लाख की एडजस्टमेंट करनी, सीधी बात है। अब 5 लाख की मैं एडजस्टमेंट टेलीफोन में करूं, जिसमें भी करूं, मैं लिख के दूंगा कि भाई मैंने ये एडजस्टमेंट जो है ना टैक्स के अगेंस्ट, वो मैंने टेलीफोन के बिल के अगेंस्ट 236 में कर दिया है ताकि मेरी एक्चुअल लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए। बाकी आप जब ऑडिट करेंगे या 122 सेक्शन लगाएंगे या 221 लगाएंगे, तब भी मैं आपको आपके जवाब दे दूंगा कि ये जनाब ये मेरी लायबिलिटी थी, ये मैंने अपनी लॉ के मुताबिक जो लायबिलिटी थी वो मैंने डिस्चार्ज कर दी। 9 जी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस डीम टैक्स पेड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर मेरा 10th शेड्यूल में 2 क्वेश्चन अलग अलग है। पहला ये है, अब रिसेंटली 2 केसेस में ये हुआ, 2-3 में डिफरेंट सिचुएशन आ गई। अब आपको पता है जब आप रिटर्न फाइल करते हैं करंट ईयर की, कभी वो रिफंड की अमाउंट उठा लेता है, कभी कुछ भी नहीं उठाता, कभी कम कर देता है, ज्यादा का तो खैर चांस नहीं है। जो आप फीड करेंगे उसके अंदर ही रह के कुछ ना कुछ वो देता है। अब एक बंदे ने कहा जी बात सुने, मैंने पिछली दफा प्रॉपर्टी एक बेची थी तो मेरा रिफंड 3 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, अब रिटर्न कह रही है कि मुझे 4 लाख तुम जमा कराओ, तो ये मेरा 3 लाख आगे वो उठा नहीं रही, अब क्या करें? फिर आप एक लेटर मार्क करें। मैं आपको एक इसका एक क्रक्स बता देता हूँ। मुझे काफ़ी इस पर मुझे किसी ने सवाल किया था, उन्होंने कहा था, मेरे उस्ताद ही है, नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, MM अकरम साहब भी हैं और शहबाज भट्ट साहब हैं, ठीक है, उनसे मेरी शेयरिंग हुई। तो उन्होंने सवाल मुझे किया MM अकरम साहब ने कि बेटा ये बताओ कि ये जो तुम पिछले साल का रिफंड एक्सेस पेमेंट अगली रिटर्न में लाके क्लेम करते हो, इसका लॉ किधर है? ये मुझे लॉ में लिखा हुआ दिखाओ। पहले तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा जी 120(1)(b) के ऑल पर्पसेस के लिए जो मैं रिटर्न फाइल करता हूं वो डीम टू बी ऑर्डर है। उन्होंने कहा नहीं भाई, इसमें कहां लिखा हुआ है कि तुम एक्सेस पेमेंट आगे जाकर एडजस्ट करोगे? फिर मैंने थोड़ा सा होमवर्क और किया तो आपको मिलेगा 171 सेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें आप जाएंगे, उसने लिखा हुआ है कि रिफंड पर्पस के लिए ये रिटर्न डीम टू बी ऑर्डर नहीं होगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मैं रिफंड मांग ही नहीं रहा, मैंने तो एडजस्टमेंट मांगी है। तो फिर उन दोनों उस्तादों ने मेरे साथ हामी भरी कि जी आपका पॉइंट ठीक है, आप इसकी एडजस्टमेंट आगे क्लेम इस लॉ के मुताबिक 120 सबसेक्शन 1 का भी रेड विद 171 की एक्सप्लेनेशन। तो इसका मतलब डायरेक्टली आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा कि आप एडजस्ट कर लें। ये इनडायरेक्टली मीनिंग मैंने निकाला कि सर एडजस्टमेंट, मैंने रिफंड नहीं मांगा 170 में, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे एडजस्टमेंट दे दें आप। रिफंड में पैसा मुझे मिलना है, एडजस्टमेंट में पैसा आपको मिलना है, वो आपने लेना है मुझसे जो पैसा। सो वो क्लियर हो चुका है। आप एक और काम करें, अगर आपको लगे कि पीछे रिफंड मेरा एक्सेस पेमेंट पड़ी हुई है तो फिर वही लेटर आप एक मार्क करें कि जनाब मैंने बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 121B रेड विद सेक्शन 171 मैंने ये लॉ के मुताबिक अपनी एक्सेस पेमेंट आगे एडजस्ट की है और मैंने की है टेलीफोन के बिल के अंदर, क्योंकि और मेरे पास जगह कोई नहीं है, क्योंकि रिफंड आप मुझे उठाने नहीं दे रहे। तो आपने एक वो काम किया है जो लीगल, उसकी लीगल बैकिंग कोई नहीं है, तो प्रिवेल लॉ ने करना है और लॉ ये कह रहा है और मैंने आपसे एडजस्टमेंट ले ली। हाँ, आपको मुझसे प्रूफ चाहिए
रिटर्न की कॉपी, जो मेरा टैक्स पीछे पेड हुआ वो लायबिलिटी, वो मैं आपको देने को तैयार हूं, क्योंकि वो ये ना कहे कि आप फेक रिफंड एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने 2-3 केसेस में लोगों को कहा भी है और इसको यूज भी है और लोगों को काफी फायदा भी पहुंचा। क्योंकि देखिए ना, पीछे मेरा 4 लाख का एक्सेस पेमेंट है, आगे मेरी पता लगा 3 लाख की पेमेंट आ गई है, वो मुझे मिल नहीं रहा और ये आप पैसे जमा कराएं, तो बंदा तो फाइनेंशियल क्रंच में चला गया ना, सीधी बात है। मेरी जेब में से तो 7 लाख निकल गया। तो बेहतर यह है कि वो 4 लाख में इधर एडजस्ट करूं और साथ लेटर को मार्क कर दूं। 10 है जी पॉइंट, अब आपको पता लग गया होगा, इस पे ज्यादा नहीं बहस करूंगा कि इस दफा जो बजट आया था उन्होंने कहा है, वैसे तो उन्होंने वर्ड कंपनी और एओपी यूज किया है कि अगर रिटर्न इनकम्प्लीट है वो 0-0 की बैलेंस शीट बना के भेज देते थे, वैट स्टेटमेंट नील की कर देते थे, रिटर्न नील की कर देते थे। तो अगर उन्होंने पेनल्टी का नोटिस आपको दे दिया तो मिनिमम पेनल्टी 5 लाख रुपए है जनाब, टैक्स लायबिलिटी का 10% या 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर। तो अब उतनी तो फीस नहीं मिलनी जितनी पेनल्टी लग जाएगी। तो भाई फिर वही बात है, अब काम परफेक्शन और टेक्निकल चीजों को कवर करके करना पड़ेगा। और नील वाली प्रैक्टिस जो है ना, सब लोगों से, आपके लिए नहीं, जब रिकॉर्डिंग पहुंचेगी लोगों तक, सब लोगों के लिए, कि भाई नील वाली प्रैक्टिस बंद कर दें, वो अब नहीं चलेगी आगे। हाँ, जहां जेन्युइन केस है, नॉन रेजिडेंट है, जिसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कोई नहीं है, वहां मैं भी नील की फाइल करता हूं, बट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन कि बैंक दिखाओ भाई उसमें पैसा तो नहीं आया, कोई रेंट तो नहीं रिसीव किया तुमने, कोई प्रॉफिट और डेट आया हो, तुम्हारा पीएलएस का अकाउंट हो, तो वो क्लियर करके दो मुझे। ये ना हो कि कल को वो कंसीलमेंट में चला जाए, वो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में चला जाए। अच्छा, वर्ड कंपनी और एओपी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल जो मर्जी करते रहे, आप उसको भी उसके अंदर ही समझें। बेहतर यही है कि काम अच्छा करके दे। चले 11 जी, ये रिकंसिलेशन जी पहले भी बात हो चुकी है। अपनी परचेजेस को, इंपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट को, लोकल सेल को, अदर एक्सपेंसेस को जो रिपोर्टेड है रिटर्न में दोनों तरफ, उसको अपने, चाहे वो प्रोविंशियल या फेडरल है, एक और काम भी करें, अपने लिए भी आसानी पैदा करें, दूसरों के लिए भी। अगर आप किसी की सेल टैक्स की रिटर्न नहीं कर रहे तो या तो इनकम टैक्स भी उसको दे दें या सेल टैक्स भी आप ले लें, एक ही अम्ब्रेला के नीचे लेके आए, ताकि आपको पता हो कि इसकी सेल टैक्स रिटर्न, चाहे वो पीआरए की या एफबीआर, वहां सेल या परचेज कितनी रिपोर्ट हुई है। कई केसेस में सीधा ही फर्क आ जाता है, वो कहते हैं जनाब ये तो मैच ही नहीं कर रहा आपका। रिकंसिलेशन ठीक है, अपनी जगह पे आप बना सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डाटे को मैच करके फिर उसको भेजें। आगे और भी पॉइंट इसके साथ रिलेटेड है। 12 जी देखें, MIS और मालूमात आपको पता है, इसमें मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं 1-2 चीजें ऐड करना चाहूंगा। अभी भी MIS के अंदर पूरे बैंक्स एसोसिएटेड नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूं। कितने केसेस में प्रॉफिट मेरे पास ज्यादा आ रहा है, वहां पे कम आ रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन मेरे पास है, उधर है ही नहीं। तो आप अपने फिजिकल डाटे को और MIS और मालूमात को टैली करें आपस में, ताकि आप मैक्सिमम जो डाटा है, वरना कल को 122 की वजह यही बनेगा, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बैंक है, वो उसको पकड़ लेंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। 13 नंबर जी, अदर्स। अभी तक उस दिन यही बात हुई थी कि अदर्स का जो कॉलम है, रो है, रिकंसिलेशन के इनफ्लो और आउटफ्लो में अदर्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, उसमें प्लस का बटन नहीं आ रहा। तो फिर क्या होता है, जितने स्पेसिफाइड के अलावा, जैसे आपकी फॉरेन एमिटेंस है, FTR की इनकम है, NTR की इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, उनको निकाल के बाकी जितनी चीजें आ रही होती हैं वो अदर्स के अंदर चली जाती हैं, और अदर्स के सामने लिखा ही कुछ नहीं हुआ कि ये क्या है, वो फिर ऑटोमेटिक 122 की वजह बन जाता है कि भैया भाई इसको एक्सप्लेन करें। तो मैं काफी सालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ FBR को कि अगर आप गाड़ियों के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, अगर आप प्लस का बटन, फोन के साथ, बिजली के साथ प्लस का बटन दे सकते हैं, तो अदर्स के साथ भी ऐड कर दें, ताकि एक बंदा पूरे पर्टिकुलर अपने उसके अंदर डाल दे। देखें, स्पेसिफाइड के अलावा नॉन स्पेसिफाइड किधर जाएगा, अदर्स में। 4 हेड्स के अलावा इनकम किधर जाएगी, अदर्स में। तो अदर्स को ब्रॉडर होना चाहिए, वो उसको उतना ही कन्फाइंड कर दिया गया। 14 जी, ये मैंने अभी जैसे आपको बताया, 3 चीजों में डिफरेंशिएट आपने करना है, फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन रेमिटेंस और एक्सपोर्ट। इनको मिक्स नहीं करना आपने। अगर आपने वाकई कोई चीज एक्सपोर्ट की है तो वो जाहिर बात है वो एक्सपोर्ट प्रोसीड है। अगर आपने गुड्स है या सर्विसेज है,
अगर आपने फॉरेन रेमिटेंस रिसीव की है तो किस बंदे ने आपको भेजी है? अभी इस वक्त जो आज की डेट में लिमिट है 2024 के लिए, आपको पता है पहले अनलिमिटेड अमाउंट थी, 19-20 में 1 करोड़ हुआ, फिर आगे 50 लाख है। आज की डेट में 2024 के लिए 50 लाख रुपया आप फॉरेन रेमिटेंस में विदाउट सोर्स के बता सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताता चलो नॉलेज के लिए, ये प्रोटेक्शन जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या एफआई वाले के लॉ के अंदर नहीं है। वो आपसे क्वेश्चन, चाहे उनकी एक लिमिट है, वो आपसे पूछ सकते हैं यार ये बार बार तुम्हारे अकाउंट पे 50 लाख क्यों आ रहा है, मसला क्या है भाई? वो कौन बैठा हुआ बाहर तुम्हारा, तुमसे ही मोहब्बत करता, हमें तो कभी नहीं पैसे किसी ने भेजे भाई, तो भाई बताओ ये क्या चक्कर है? तो प्रोटेक्शन इनकम टैक्स लॉ में है, बाकी लॉज में सब्जेक्ट टू जो उनकी कंडीशंस होगी आपको वो देखनी पड़ेंगी। तो बार बार मंगवाने की जरूरत नहीं है, और जो टेक्निकल या सही चीज है उसी को लेकर आए। हाँ, आपके रिलेटिव है, दोस्त है, वालदैन है, जो भी है वो भेज सकते हैं, उन्होंने वहां पैसा कमाया है, जितना मर्जी पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू, मनी चेंजर के थ्रू ले, कोई मसला नहीं है, उसका प्रूफ दे दे। एक्सपोर्ट प्रोसीड जी, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि डॉक्यूमेंट ले उससे, बैंक स्टेटमेंट और डिडक्शन, उसके बगैर उसको एक्सपोर्ट प्रोसीड ट्रीट मत करें। ये कैश फ्लो मैंने आपको पहले बता दिया। देखें, पैसा चाहे आपने बिजनेस में डाला या पर्सनल में खर्च किया, दोनों सूरतों में कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों तरफ बनाएं। बिजनेस में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं और पर्सनल में भी बनाएं, क्योंकि अमूमन लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर कैश एंड बैंक बैलेंस में डाल देते हैं। ऐसे मत करें। मैंने जहां से ट्रेनिंग की थी शुरू से लेके आज तक हर केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस शुरू कर दें, आपका केस और मजबूत हो जाएगा कि आपके सोर्सेज के इन और आउट होने का जो रिकंसिलिएशन है आपके पास होगा। जैसे आप प्रॉपर्टियां टैली करते हैं, गाड़ियां टैली करते हैं, तो कैश एंड बैंक बैलेंस को भी कर दें। 17 इस पे 2-3 पॉइंट्स हैं जी। कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ गिफ्टेड इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज एंड ट्रीटमेंट आफ्टर 30 जून 2024। देखिए आज का कानून क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपार्टमेंट 2 साल बाद, घर 4 साल बाद और प्लॉट 6 साल बाद बेचेंगे तो 0% टैक्स होगा। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो गिफ्टेड, अक्वायर्ड या इनहेरिटेंस में आएगी 30 जून 24 के बाद, अभी तो 24 की रिटर्न जा रही है, उसमें तो ठीक है, ये टाइम पीरियड अवेलेबल है। लेकिन जैसे ये 24 की अगले साल में आप जाएंगे तो टाइम पीरियड आगे हो गया खत्म। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो अक्वायर्ड एंड डिस्पोजल 30 जून 24 के बाद होगी। अगर आपने एक्वायर्ड 24 से पहले की है तो टाइम ड्यूरेशन उसी तरह ही है, 2 साल, 4 साल और 6 साल। लेकिन जो अक्वायर्ड एंड डिस्पोजल 24 के बाद होगी, वो बजट ने उसको 15% फ्लैट रेट जो है वो फिक्स कर दिया, इररिस्पेक्टिव के जब मर्जी बेचे आप। तो ये जरा पॉइंट इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अब होता ये है ना कि लड़ाई सबसे ज्यादा कहां होती है, विरासत के अंदर। हमें इतराज है कि विरासत के लिए ये कानून नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विरासत मिस यूज नहीं होती भाई, गिफ्ट मिस यूज होता है। उन्होंने गिफ्ट की आड़ में विरासत को भी बीच में रगड़ दिया। हम कह रहे हैं भाई गिफ्ट लोग मिस यूज कर सकते हैं। आज से गिफ्ट लेके फिर मार्केट वैल्यू 0 कर देते थे, गेन 0 आ जाता था। डेथ में तो ऐसे नहीं होता ना यार, वो तो एक तो उसका पहले परमानेंट लॉस हो गया, इररिपेयरेबल लॉस है, ऊपर से आप उसको टैक्स लगाई जा रहे हैं। और तीसरी बात सोने पे सुहागा ये है कि जब आपको पता डेथ होती है, सबसे पहले लोग कहते हैं वंडो जनाब बेचे आप सब कुछ। मोस्टली ये होता है बेचे इसको और जिसका जो बनता है उसको दे, फर्क करे। अब होता क्या है कि उस वक्त जब आप बेचेंगे और प्रॉपर्टी अभी विरासत में आई है, जब आप बेचेंगे गेन बड़ा सब्सटेंशियल आ जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको कॉस्ट ना अलाउ करें, वही पुराने वाला फार्मूला 4 है वापस रिवाइव करें। लेकिन बहरहाल अभी एज सच कोई लॉ में अमेंडमेंट नहीं है, वो उसको उसी तरह टैक्स कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह गिफ्ट को कर रहे हैं। कि लोगों ने मिस यूज किया, इस पर सर्कुलर भी आया हुआ बोर्ड का कि लोगों ने मिस यूज किया, तो हमने लॉ को अमेंड कर दिया। ये सेक्शन 37(4) है, इसी वजह से खत्म हुआ था। और लोग करते क्या थे, भाई अच्छा टैक्स लग रहा है, इसको मैं दोस्त को गिफ्ट कर देता हूँ। गिफ्ट किया, फिर मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हो गए, गेन 0 हो गया, बाद में पैसे निकाल लिए उससे, तो टैक्स उसने 1 रुपया नहीं दिया। 236C तो अपनी जगह पर रहेगा, उसका वो वैसे रिफंड ले लेना उसने।
रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इन एट्रीब्यूट्स, अपने एट्रीब्यूट्स में जाकर टिक करें अगर आपका क्लाइंट रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि रेजिडेंट की वर्ल्ड इनकम पे टैक्स है और नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक दो बंदे ना बाहर से आ गए, पैसा आ गया उनके पास, वो आया इसी साल में रेजिडेंट बन गया, पिछले सालों में वो नॉन रेजिडेंट था, और जब रेंट उसका बाहर से हमने चेक किया तो पता लगा कि वो 50-60 लाख रुपया या 70-1 करोड़ रुपया उसको तो रेंट आ रहा है उसके पास। सोच में पड़ गई यार ये क्या है, ये तो रेजिडेंट है तो फॉरेन सोर्स इनकम पे तो टैक्स लग जाएगा। तो आपके पास एक इंटरेस्टिंग बड़ा एक अच्छा उन्होंने सेक्शन 50 एंड 51 बनाया हुआ है, इसको जरूर यूज कीजिएगा। वो ये कहता है कि जो बंदा वक्ती तौर पे पाकिस्तान में आएगा या रिटर्निंग एक्सपेक्टेड होगा, तो जिस साल में वो आएगा और उससे अगले एक साल में अगर बाहर का पैसा वो पाकिस्तान में लाता या नहीं लाता तो वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगा। ये एक बेनिफिट इसके अंदर बड़ा अच्छा है, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम का। तो सेक्शन 50 एंड 51 रिटर्निंग एक्सपेक्टेड एंड शॉर्ट टर्म रेजिडेंट्स। 19 जी, ये मैंने कवर कर दिया था कि अगर एसएमई के अलावा आपकी इनकम है, यानी बिजनेस इनकम के अलावा जो आपने कवर किया है, तो आप उसकी कंपटीशन बना के लायबिलिटी पे कर दें तो आपकी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। 20 जी, रिकमेंडेशन फॉर दी सोल्यूशन ऑफ फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस। ये मैं 4-5 जगहों पे मिला हूं जी, कमिश्नर अपील्स भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने जिससे बात की है उन्होंने मेरी बात के साथ एग्री किया है। मैंने कहा जी आपने फ्रॉड का विंग बना लिया, I&I आपने बनाया हुआ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आपके पास है, 38 आप वो छापे भी मार लेते हैं, आप ऑडिट भी कर लेते हैं 25 का, तो लोग तो फिर आपने आप लोगों को भी पकड़ लिया, ठीक हो गया। तो इतनी मुश्किल में जो आप पढ़ रहे हैं तो आप एक रिड्यूस रेट 5% देके इनपुट फारग क्यों नहीं कर देते? तो जिस वजह से लड़ाई हो रही है वो वजह ही खत्म कर दो। पिछले 5 साल से यही रिकमेंडेशन दे रहा हूं मैं। और भाई आपको पता है कि फेक और फ्लाइंग इनवॉइस इन्वॉल्व है कम या ज्यादा, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। इसका सोल्यूशन क्या है? पूरी कौम पर जो जेन्युइन टैक्स पेयर है वो भी परेशान है। अब आप अंडरटेकिंग भी ले रहे हैं, एफिडेविट ले रहे हैं, उठा भी लिया आपने, इतना कुछ करके भी आप सारा कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे भाई, तो मेरी जान उसको खत्म कर दो। तो इनपुट कोई नहीं है, सिंपली आप सेल पे, हाँ सेल पे फिर चेक एंड बैलेंस, जैसे आपने Tier 1 में रिटेलर्स को पकड़ा तो भाई अपनी सेल डालो इधर ऑनलाइन, रियल टाइम सेल डालो, इनवॉइस पकड़ाओ, उस पे प्राइसेस भी रख दिया आपने, बड़ी अच्छी बात है। सेल ठीक होगी तो सारा कुछ ठीक होगा, बजाय इस लंबे चक्कर में पड़ने के हम उसको सॉल्व करने की तरफ जाए। देखें जी, आप जब तक दुनिया है आप अच्छाई या बुराई को कम तो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। ये ताकत किसी बंदे के पास नहीं है, ये खुदा के पास है। आगे चलते हैं, बाकी चेक एंड बैलेंस होने चाहिए, अच्छी बात है। 21 है जी मेरे सामने, ये भी 3-4 दफा क्वेश्चन रेज हो चुका है कि जी डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी, पर्सनल मोटर व्हीकल एंड कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी आफ्टर डिपॉजिट इन बैंक। ये 3 चीजें मैंने इसमें से अलग अलग कर दी हैं। वैसे रेलिवेंट सेक्शन आपके सामने 18 है, 38, 5 एंड 39 है। थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो फिर आगे चल पड़ेंगे। देखिए ज्वेलरी में 2 चीजें हैं, अगर तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम है, और अगर आप ज्वेलरी की वैसे सेल परचेज कभी कभार करते हैं तो 38(5) ये कहता है कि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। इस पे जो गेन होगा, अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये जो ज्वेलरी है ये कैपिटल एसेट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल है। 2 बातें। मोटर व्हीकल, फिर वही बात, अगर आप पर्सनल कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम है, गाड़ी आप बेचेंगे तो इस पे अब 2 ओपिनियन लोगों की आ रही है। मैंने जब अपने उस्तादों से, सारी बात है, जब बंदा परेशान होता है, कोई हल नहीं मिलता तो उस्ताद की तरफ ही बंदा देखता है, खुदा की तरफ या उस्ताद की तरफ। मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि ये जो मोटर व्हीकल है, तो मुझे शहबाज भट्ट साहब ने ये बताया, मेरे उस्ताद हैं जो, उन्होंने ये कहा कि बेटा बात ये है कि पुराने लॉ में ना 2nd शेड्यूल में क्लोज हुआ करता था, कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग रिसीट, वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, उसको नए लॉ ने सेव नहीं किया। जब वो सेव नहीं किया तो वो चला गया किसके अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अब ये उनका कहना है, मुझे भी यही चीज समझ आती है। अच्छा अब मेरा लेकिन एक ऑब्जेक्शन भी है, जब मैं गाड़ी लॉस पे बेचता था तो आपने कभी वो लॉस मुझे अलाउ तो नहीं किया, इनकम के वक्त आप टैक्स लेने आ गए हैं। ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अब गाड़ियों की प्राइसेज ऊपर चली गई हैं तो अब आप पैसे लेने आ गए, तो वो फिर लॉस भी मुझे अलाउ करें आप, तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स फेवर में भी हैं ज्यादा, लेकिन चूंकि वो एग्जम्पशन था इस वजह से आ रहा है।
अब आ जाता हूं मैं आगे फॉरेन करेंसी की कन्वर्जन। ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात नहीं कर रहा, वो तो एग्जेम्प्ट है, जो आपके 50 लाख तक या आपके रिलेटिव ने भेजा उसकी बात नहीं हो रही। ये आपने डॉलर खरीदे, आपने कहा यार चांस लगता है बढ़ जाएगी प्राइस, आपने 250 में डॉलर खरीदा, आपने 300 में बेच दिया पर डॉलर के हिसाब से। तो अब ये जो गेन होगा ये हमारे मुताबिक चार्जेबल टू टैक्स है, ये इनकम फ्रॉम अदर। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो फिर ये आपकी इनकम फ्रॉम, देखें अदर इनकम में आप उसी सूरत में जा सकते हैं। लॉ ये कहता है कि अगर कोई इनकम पहले 4 हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आएगी, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन, तभी 5वां हेड एक्टिवेट होगा। यानी मुझे 5वें को एक्टिवेट करने के लिए पहले 4 को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं उधर चला जाऊंगा। नहीं आया तो फिर मैं इसमें आऊंगा। बाकी रही बात एग्जम्पशंस की और टैक्स क्रेडिट की, वो अपनी जगह पर रहेंगे। सेक्शन मैंने साथ दे दी आपको, 18 बिजनेस इनकम के लिए, 38(5) वो मूवेबल एसेट्स के लिए और 39 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए। रेफरेंस इसलिए होता है जी, लोग ये ना कि मन गढ़ंत कहानियां बना के बंदा ले आया है, ये वो नहीं है भाई। रेफरेंस के साथ आप उसको पढ़ेंगे, हो सकता है आप कुछ और चीज निकालें तो जरूर शेयर कीजिएगा, आपके पास कोई नई चीज आए तो। 22 है जी मेरे पास, रिसीट ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड ये भी काफी सवाल आ रहा था मुझे, 2-4 दोस्तों ने पूछा, टैक्स ऑफिस में भी लोगों ने पूछा कि जनाब ये जो लाइफ इंश्योरेंस पे मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है इसका क्या करना। तो फिर मैंने ढूंढते ना ये मैंने जजमेंट साथ कोट कर दी है। ये ATIR कराची की जजमेंट है 125 टैक्स 341, इसके अंदर सेव्ड है, मटेरियल आप तक पहुंच जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। उसने कहा हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी भी जो अमाउंट मिलेगी वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, वो चार्जेबल टू टैक्स, क्योंकि कैपिटल रिसीट वो इसको ट्रीट कर रहे हैं। पर्पज भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता इसमें, ये भी बात है। हाँ, अगर आप बिजनेस में कोई एक्सीडेंटल, फायर, थेफ्ट आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसमें अगर आपको कोई पैसा आता है तो चूंकि पहले आपने एज ए इंश्योरेंस एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है, तो जो इनकम अब आपको आगे से आएगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल की जाएगी। ये पॉइंट जरा एक्सेप्शन भी ज़हन में रखिएगा। 23 जी, ये भी काफी लोगों को, मुझे भी फेस करना पड़ा, काफी लोगों को किया, तो मैंने कहा कि नोट बना देते हैं इसका भी। आपको प्रॉफिट ऑन डेट लेस देन 5 मिलियन एंड मोर देन 5 मिलियन। लेस देन में तो आपको पता है स्टैंडर्ड रेट 15 है, 10 वाला भी है उसके अंदर। अब आ जाते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट एंड स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, वो 15% आपको काट के देते हैं। अगर 50 लाख से आप ऊपर गए तो नॉर्मल टैक्सेशन है, नीचे गए तो फिर आपका वो जो फिक्स टैक्स 15% हो जाएगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और DSCs आर एक्सेप्शन ऑफ दीज टैक्सेशन पॉलिसीज। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे ना 3 तरह के बेनिफिट मिलते हैं टैक्स पेयर को। एक, पहली बात तो ये कि उसकी उम्र 60 साल प्लस हो, ये उन्हीं को दिए जाते हैं। पेंशनर अकाउंट, पेंशन सर्टिफिकेट और बहबूद सर्टिफिकेट मिलते ही सीनियर सिटीजन को है। नंबर 1, उसका टैक्स कोई नहीं कटेगा जनाब, विद होल्डिंग टैक्स नेशनल सेविंग सेंटर उसका नहीं करेगा। तीसरा, जब वो रिसीव करेगा तो उसके ऊपर 2 ऑप्शन आएंगे, वो अदर इनकम में डिक्लेयर करेगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन आपको उसको मैक्सिमम 5% और कम से कम 0% जो टैक्स है वो उसको उस पर देना पड़ेगा। अब आ जाता है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें भी एकदम से जब लमसम अमाउंट आती है तो लोग उछल के बंदा बैठ जाता है, भाई ये क्या हो गया, फौरन ही 4 करोड़ आ गया। तो उस पर जब वो 35% वाले स्लैब में जाता है तो बंदा कहता है भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, प्रॉफिट मेरा पिछले सालों का है, टैक्स आपने करंट में लगा दिया। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में 39 का 4A सब सेक्शन है, वो मैंने आगे ना कोट कर दिया आपको। 7B और 151 दूसरों के लिए, 39 4A कि अगर आपको एरियर प्रॉफिट ऑन डेट आता है एरियर सैलरी की तरह, तो 2 ऑप्शन आपके पास है। पहला, या तो करंट ईयर में ऐड करके टैक्स दे दे, मसलन मुझे 4 करोड़ आ गया, बस 4 करोड़ पे सीधा टैक्स दे दूं जो भी मेरा बनता है नॉर्मल, या मैं पिछले 10 सालों का प्रॉफिट अलग करूं जो उन्होंने आपको वर्किंग में दिया होता है और उन सालों का रेट लगाऊं और जो टैक्स मेरा बनता है, आपको पता है 18 या 19 तक ये फाइनल डिस्चार्ज में था 10%, उसके बाद ये 36 मिलियन था 15% पे, फिर ये 50 लाख पे आया, ठीक है। अब ये 50 लाख के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो आपको तोड़ना पड़ेगा उसको हिस्से करके। और हमारे केस में कहाँ वो पेएबल नहीं कर रहा था, उसका रिफंड आ गया, क्योंकि पीछे 10 फाइनल डिस्चार्ज था, कटा 15 हुआ था, तो बाकी का 5 मेरा रिफंड आ गया। और इवन अदरवाइज जो ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास आया वो 50 लाख से नीचे चला गया, जब वो नीचे गया तो वो 15% पे आ गया, तो वो पिछले का जो डिफरेंस था वो मुझे रिफंड आ गया। तो ये आप इसमें
रेलिवेंट। अच्छा, सैलरी की एरियर का ट्रीटमेंट आप 12 का सबसेक्शन 6 है, उसमें भी जाके इसी तरह ही आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट एरियर सैलरी का होगा वही ट्रीटमेंट प्रॉफिट ऑन डेट का होगा। ये बेसिकली दो डिफरेंट सेक्शन है। सैलरी के लिए 12 का सबसेक्शन 6 और प्रॉफिट ऑन डेट के लिए 39 का 4A। ले जी 24। अच्छा जी, ये भी मैंने ऐड किया है इजी पैसा और जो आपके मोबी कैश है जनाब, वो पीछे बैंक अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं। तो जिस क्लाइंट की भी रिटर्न फाइल करें उसे कहें भाई अगर कोई सब्सटेंशियल ट्रांजैक्शन की है तो उसको कवर कर लेना, क्योंकि पीछे बैंक है और उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक टैक्स ऑफिस के पास, अगर प्रॉफिट ऑन डेट हुआ या कोई चीज हुई तो वो ऑटोमेटिक उनके पास चली जाएगी। तो इसको भी बैंक ही आप ट्रीट करें। ट्रीट क्या करें, ये है ही बैंक। तो जिस तरह बाकी बैंक आप कवर कर रहे हैं इनको भी कवर कर लीजिएगा। 25 जी। अच्छा, ये भी एक सवाल हुआ कि जी 10th शेड्यूल में आपको पता है कि जो नॉन ATL वाले उनका डबल रेट टैक्स कट जाता है। तो सवाल किसी ने ये रेज किया कि अगर मेरी FTR के अंदर इनकम है, मेरा डबल टैक्स कट गया, या मैं NTR में हूं मेरा डबल टैक्स कट गया, तो क्या डबल टैक्स की वापसी होगी? और अगर होगी तो उसने सवाल ये किया कि लॉ में लिखा कहां हुआ? सवाल ये रेज हो गया जी कि क्या 10th शेड्यूल में मेरे जो टैक्सेस डबल या डबल से ज्यादा जो कटौती हो रही है, क्या लॉ में कहीं लिखा हुआ है कि मैं एक्सेस की एडजस्टमेंट क्लेम कर सकता हूं? अब जाहिर बात है, इसको सवाल तो लोग कर देते हैं, उसको ढूंढने के लिए पूरी ऑर्डिनेंस को खंगालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि भाई किधर गया ये। सो पहला आपको मिलेगा जी 169 का सबसेक्शन 4। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपका FTR के केस में आपका टैक्स ज्यादा कट गया है और आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आप एक्सेस टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और पर उसको रेड विद करना है आपने। 10th शेड्यूल का रूल है 4 का सब रूल 3। वो ये कहता है कि अगर आप प्रोविजनल असेसमेंट होने से पहले पहले रिटर्न फाइल कर देंगे तो जो भी टैक्स आपका डबल कटा हुआ, जो भी डबल या ज्यादा रूल 1 के अंदर, उसका क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपका NTR भी कवर्ड हो गया और FTR भी कवर्ड हो गया विद रेफरेंस टू स्पेसिफाइड रूल्स और सेक्शंस के। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, वैसे तो नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर का तो अब सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, वो बिजनेस ही बंद करवाएगा, अब ज्यादा तो यही होना है उसके साथ। फिर अब मसला ये है कि अब जब तक आप कंप्लायंस नहीं करेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो सेल टैक्स है, कस्टम है, सेल टैक्स है, PRA है, उसके बगैर आपका सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। वो चलेगा नहीं ज्यादा देर, कितना को भागेंगे आप आगे। एक दिन आपको या तो बंद करेंगे या कंप्लायंस करेंगे, तीसरी ऑप्शन अब बीच में नजर नहीं आ रही। सो भाई 122 सेक्शन वैसे ही अवेलेबल है, अपने पर्टिकुलर्स को चेक करके भेजें, क्योंकि उसमें पावर है कमिश्नर रेवेन्यू के पास। एज मैनी टाइम्स एज दी कमिश्नर डीम फिट, जितनी दफा कंसीलमेंट पकड़ी जाएगी, पहला आपने रिटर्न फाइल की, बंदे की गाड़ी पकड़ी गई 122, फिर फाइल की जनाब, पता लगा एक प्रॉपर्टी अब आ गई है, फिर 122, जितनी दफा वो कंसीलमेंट होएगी उतनी दफा एज मैनी टाइम एज। लेकिन उन लोगों के लिए जो नॉन कंप्लायंट है, जिसकी चीजें डिक्लेयर्ड है, कवर्ड है, वैल्यू में फर्क है, वो रिकंसिलिएशन बना के दे दे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं जी। फिर इसकी फाइनेंशियल और लीगल इंप्लीकेशन है। पेनल्टी आपके पास है, डिफॉल्ट सरचार्ज आपके पास है, और फिर अल्टीमेटली आपको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस में आपके पास लीगल इंप्लीकेशन, फिर उसको इंप्रिजनमेंट का भी इसमें आपको पता है। एक बंदा डीट होता है ना, कहता है जी की कर लोगे तुम ज्यादा से ज्यादा, की करोगे? उसे कहो जी कोई बात नहीं, तुम्हें उठा के अंदर बंद कर देते, तो आ जाओ जरा आराम करो। अच्छा, उसने सवाल किया अगर मैं 6 महीने अंदर रह के आ जाऊं तो टैक्स माफ हो जाएगा? मैं कह नहीं, वो उधर ही रहेगा और तुम्हारी बेइज्जती अलग होगी। अच्छा, फिर तो मुझे जमा कराना पड़ जाएगा। तो वो कंप्लायंस ऑफ लोग, वही लोगों के ज़हन में ये भी होता है कि शायद मैं ये कर लूंगा तो मुझसे बाकी सवाल नहीं किए जाएंगे। तो माफीनामा भाई नहीं है, वो किस्तें हो सकती हैं, वो तोड़ तोड़ के कुछ हो सकता है, डिले हो सकता है, बट माफीनामा नहीं है इसके अंदर भाई, वो स्टेट का पैसा। चले 27 है जी। अच्छा, अब लेटेस्ट एक जजमेंट आई है जी मेरे नॉलेज में, आज ही मैंने इसको देखा है। पहले तो मैं देखना चाहूंगा, जब बजट पे सेमिनार किया, कि ये लेट फाइलर की एप्लीकेशन कहां कहां हो रही है। तो 3 जगह है जहां लेट फाइलर जा रहा है, 236C में, 236K में और FED के अंदर, यानी परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर रेट उनका मिड में आ गया है, फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान में। और FED में 3, 5 और 7% जो आपका है उन्होंने चार्ज कर दिया है ATL, लेट और नॉन फाइलर के लिए। अब आगे बारी
अब जो जजमेंट आई है, ये मैंने रेफरेंस लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, रिट पिटीशन नंबर है 24 सितंबर 2024 है। उन्होंने ये इसमें हेल्ड किया है, जो सेंटेंस मैंने आपको देना है, कि इसकी एप्लीकेशन 30 से 24 तक नहीं होनी। जब ये बजट आया है, इससे ऑनवर्ड आप आगे जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अभी ये उस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि लेट फाइलर को उसी तरह ही आपको पता है वो जो उसके जो फीस जो चार्जेस हैं ज्यादा टैक्सेस के वो देने पड़ रहे हैं। तो इसको जरा देखते हैं। अब अच्छा, इसमें ये भी है कि डिपार्टमेंट ICA में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। ये ब्लैंकेट चिट नहीं है जी आपके पास, ब्लैंकेट एग्जम्पशन नहीं है, ये जस्ट एक जजमेंट है और जजमेंट अगेंस्ट भी हो सकती है। और जब तक ऑर्डर फाइनलिटी ऑब्टेन नहीं कर लेता आप उसको फाइनल मत समझे। कल को आप ICA में डिपार्टमेंट जीत जाता है तो फिर अगेंस्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास रिव्यू में चला जाता है। तो इसको आप फाइनल मत समझे। लेकिन फिलहाल एक ब्रीदिंग टाइम मिल गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये बैक डेट पे अप्लाई आप ना करें। तो अभी जो रिटर्न है वो 31 अक्टूबर तक अपनी फाइल कर लें, ताकि एटलीस्ट अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है तो आप इसके अंदर लेट फाइलर में फॉल ना करें। 28 जी, ये भी काफी इशू रहा, काफी लोगों ने भी किया और मेरे पास भी आ गया, हियरिंग भी हुई मेरी। तो उसमें एनेक्सर F को मैच किया जा रहा था क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक जो इनकम टैक्स रिटर्न में है। एक ही सेंटेंस पे बात खत्म हो जाती है कि एनेक्सर F जो सेल टैक्स का है वो कैरी फॉरवर्ड की समरी है इनपुट की, उसका स्टॉक के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना उसमें लेबर है, ना उसमें FOH है, ना उसमें डेप्रिसिएशन है, उसमें है ही नहीं। उधर जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालते हैं, किसी चीज को बनाने की जो कॉस्ट है, मटेरियल लेबर FOH को ऐड किया जाता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल के तो कॉस्ट निकाली जाती है। तो टैक्स अकाउंटिंग और टैक्स का ट्रीटमेंट इनकम टैक्स का डिफरेंट है। और एनेक्सर F और आखिरी बात यह है कि दो डिसिमिलर चीजों का कंपैरिजन नहीं हो सकता भाई। आप डॉक्टर और इंजीनियर को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों प्रोफेशनल हैं, एक अल्लाह के हुक्म से बंदे ठीक कर रहा है और दूसरा चीजों को ठीक कर रहा है। तो एनेक्सर F इज कैरी फॉरवर्ड समरी है। मैं किसी वक्त में आपको डिटेल भी दूंगा इसकी कि वो बनाया कैसे जाता है। अभी सिर्फ इतना काफी है कि एनेक्सर F कैरी फॉरवर्ड है, इनपुट टैक्स की उसकी रिकंसिलेशन है और कुछ नहीं है। वो उसमें चूंकि वर्ड यूज होता है ना, ओपनिंग, परचेज, कंजम्पशन और क्लोजिंग। अब ओपनिंग पढ़ते ही बंदा समझता है शायद ओपनिंग स्टॉक है, तो भाई उसका नाम पढ़ो, वैल्यू है, सेल टैक्स है और वैल्यू एडिशन है, वो डिफरेंट चीज है। बहरहाल इंसान दूसरों से सीख भी रहा होता है और सिखा भी रहा होता है, इसी तरह ही है अमल, इसी तरह ही। नेक्स्ट है जी मेरे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने एंड पे जाके ऐड किया कि एप्लीकेशन ऑफ CVT, सुपर टैक्स एंड डीम्ड इनकम जो 7E का आपका टैक्स है, इसका क्या करना है अब इस पर। देखें CVT आपको पता है जो फॉरेन एसेट्स हैं आपके, उस पर 22 में तो नहीं है जो जजमेंट है, 23 और 24 ऑनवर्ड जो है वो उसमें लग रहा है, वो रिटर्न का हिस्सा है। उसके अंदर रिटर्न ये सेपरेट है, CVT का फॉर्म लग है, वो पोर्टल पे अवेलेबल है, वो आप फिल करें और जो उसका टैक्स बनता है, उसके नोटिस भी लोगों को आ रहे हैं, वो जमा करवाएं जो बनता है। जहां 100 मिलियन से ज्यादा आपके फॉरेन एसेट्स की वैल्यू होगी, एक्सक्लूडिंग लायबिलिटीज को माइनस नहीं करना, यानी ग्रॉस वैल्यू 100 मिलियन से ज्यादा होगी, उस बंदे को फॉरेन एसेट्स पे रेजिडेंट को जो है वो देना पड़ेगा। गाड़ियों पे भी लगा हुआ है। दूसरा, ये वन टाइम नहीं है, ये हर साल लगेगा। दूसरा आ गया सुपर टैक्स, वो स्पेसिफाइड है, आपको पता है 150 मिलियन से ज्यादा सारे लोग इसमें फॉल नहीं करते, बहुत स्पेसिफाइड लोग हैं जो इसमें फॉल करते हैं। हाई अर्निंग इनकम वाले केसेस इसमें आते हैं, उन लोगों पे ये एप्लीकेबल है। एक्सक्लूजन को निकाल के जहां एप्लीकेबल है, ये रिटर्न का हिस्सा है, उसमें फीड करें और उसका जो बनता है उसको पे करें। आप अपनी एडजस्टमेंट दूसरी के साथ कर सकते हैं जो लायबिलिटीज या और भी एडवांसेस पड़े हुए। आखिरी आ गया जी डीम्ड इनकम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपको भी पता है इसको स्टेटस क्या है। सिंध और पंजाब अगेंस्ट है हाई कोर्ट, कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर ये फेवर में है टैक्स पेयर के, और पेंडिंग ये पड़ा हुआ है केस सुप्रीम कोर्ट में। अब जब तक वो कुछ इसका फाइनल नहीं कर देते, हम तो यही कह रहे हैं कि यार अगर तो आप समझते हैं कि जी कल को हमें डिफॉल्ट सरचार्ज से बचना है या हमारी सकत है पे करने को, तो पे कर दें, अदरवाइज फिर इसको आप फीड मत करें, क्योंकि अभी ये सब जुडाइस है बिफोर द। देखें लगेगा तो पूरे मुल्क को लगेगा,
अब ये तो नहीं हो सकता कि 2 सूबे पे करें और 3 सूबे रिलैक्स करें, इस तरह का कानून तो नहीं चलेगा, या तो अगेंस्ट हो या फेवर में हो, यही चीज होनी है। बाकी वो सुप्रीम कोर्ट बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या फैसला करना है जी। ये लास्ट है जी, बट नॉट द लीस्ट लिमिटेशन। ये मैंने 4 चीजें इसके अंदर अपने पास से बनाई कि वैसे तो आपको पता है कि लिमिटेशन पहली है परचेज ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट, सेक्शन 75 है। इमूवेबल 50 लाख से ज्यादा और मूवेबल 10 लाख से ज्यादा। इसको डिक्लेयर करते वक्त बिजनेस में भी और वेल्थ में भी इसको चेक कर लें। उसकी वजह पता क्या है, क्योंकि जब आपने कल इसको बेचना है तो ना आपको डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट मिलेगी और ना ही कैपिटल गेन पर्पज के लिए इसने माइनस होना है, अगर आपने पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक ना की हुई तो। हाँ, कम है वैल्यू, आप बेनिफिट ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं जी मैंने तो बेचना ही 6 साल बाद है या तो चक्कर ही नहीं, वो तो 0% होगा, तो उसकी 5% मिनिमम पेनल्टी भी है जनाब, फेयर मार्केट वैल्यू का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 25 लाख सीधा सीधा बनता है। तो वो जरा आंखें कान और दिमाग खोले रखिएगा, जो डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं वो उसको वेरीफाई करके, चेक करके, एग्जामिन करके तो फिर उसको फाइल करें और अपने क्लाइंट को बताएं कि भाई ये मसला है, ये कल को मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। बी, डिडक्शन नॉट एडमिसिबल, सेक्शन 21 बात हो चुकी है, बड़ा इन डेप्थ उसके अंदर चीजें अवेलेबल है। जो भी डिडक्शंस लॉ के मुताबिक नहीं होंगी, सेक्शन 21, कोई भी आपको पता है टोटल ऑडिट की असेसमेंट इस सेक्शन के बगैर नहीं होती। इतना ये फेमस और ये हैवी किस्म का सेक्शन है कि इसके बगैर जनरली, क्योंकि एक्सपेंसेस सारे फॉल इसके अंदर कर रहे होते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 111, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप लेवल ऑफ एक्सपेंस रीजनेबल से कम करेंगे तब भी ऐड हो जाएगा, सोर्स नहीं होगा तब भी ऐड हो जाएगा 111 में। तो लिमिटेशन सिर्फ बिजनेस पे नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस पे भी है, ये जरा नोट कीजिएगा। तो लोग कहते हैं जी वो टोटल डाल दें जी 10 लाख रुपया, बाद में पता लगता है बिजली का बिल ही 10 लाख से ऊपर, तो तुम फिर खाते क्या हो भाई। तो ब्रेकअप हमेशा उससे लें, आखिरी जून के बिल ले लें, उसमें 12 माह की डिटेल होगी। आप इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, वाटर के आखिरी बिल जून 2024 के ले लें, सारे ना लें, उस बेचारे को परेशान ना करें, एक बिल लें, डिटेल ले लें उसमें से, और टैक्स खुद इनकम टैक्स में से निकाल लीजिएगा। आखिरी है जी लोन, एडवांस, गिफ्ट और शेयर डिपॉजिट मनी, 39(3) है। अक्सर लोग जो है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल दी लेडीज और बंदे जिनको नहीं पता होता, कमेटियां भी अंदर डाल रहे हैं, उसके पैसे भी डाल दिए, इसके भी डाल दिए। मैंने कहा भाई ये 50 नाम अंदर आ गए हैं, ये कौन है? ये जी मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने मुझे कहा क्रॉस चेक ले लो या कैश ले लो, तो मेरा पैसा तुम ना आगे उसको दे देना, तो मेरे अकाउंट में ये 4 करोड़ इस तरह घूम रहा है। मैंने कहा भाई टैक्स ऑफिस तो कह रहा है कि इनकम है तुम्हारी, ये कैसे बात हुई? पैसा तो उसका था। तो मैं कहा फिर उसका भी नाम दो, तो रिश्तेदारी से भी जाओगे पीछे से। उसने कहना मैंने पैसे दिए था आगे देने के लिए, तुमने मुझे टैक्स ऑफिस में फंसा दिया उधर। तो भाई बैंक में ट्रांजेक्शन चाहे जो भी हैं वो आप तरीके से करें। और कमेटी, आपको पता है कमेटी जब तक क्रॉस चेक ना हो, हमारे मुताबिक प्रैक्टिस पूरा पाकिस्तान की कैश है, जब तक वो इस सेक्शन की कंप्लायंस नहीं करेगी। आपकी पहली कमेटी निकल आई 10 लाख रुपए की, आपने कोई चीज बना ली, तो पैसा तो आपके पास है कोई नहीं, पैसा कहां से है? आपने कहना जी कमेटी, उसने कहना जी क्रॉस चेक आया नहीं, तो क्रॉस को देता कोई नहीं। तो इसलिए कोशिश करें कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके, चेक करके, मकसद चीट करना नहीं है, मकसद ये है कि जो हुआ है वही प्रेजेंट करना है बंदे ने। हाँ भाई बंदा अपनी चीजों में ना फंस जाए, तो बजाय इफ एंड बट लगाने के परहेज कर ले, आपको इलाज नहीं कराना पड़ेगा।